नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे करियर गाइड सेगमेंट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पूर्व सलाहकार व अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह के प्रमुख डॉक्टर S K वार्ष्णेय। सर, स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद एंड नमस्कार सभी श्रोताओं को। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप सरल रूप से ये हमें बताएं कि आखिर साइंस और टेक्नोलॉजी किस प्रकार से हमारे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है और भविष्य में इससे भारत में क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं? देखिए, अभी जो समय चल रहा है उसमें तकनीकी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है और पहले जो काम हम मैनुअली करते थे अब टेक्नोलॉजी की मदद से आसान होते जा रहे हैं। तो कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सभी ने हमारा रास्ता सुगम बनाने की कोशिश की है और हम धीमे धीमे एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जहां अधिकतर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो मानवीय ऊर्जा है या मानवीय शक्तियां हैं वो हम दूसरे कामों में लगा सकते। जो काम रिपीटेटिव है, बार बार हमें करना पड़ रहा है, उसके लिए हम मशीन का प्रयोग करेंगे और जहां हमें लॉजिक का, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना होगा वहां हम वो काम खुद करेंगे। तो विज्ञान हमारी जिंदगी में हमें बेहतर समझने में, उसका बेहतर इस्तेमाल करने में और जो हमारी रिपीट होने वाली क्रियाएं हैं उनको आसान बनाने के लिए करता है। आज क्या हो रहा है, रोबोटिक सर्जरी का यूज हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि जो रोबोट है वो वही काम करेगा जो उसको बताया गया है और वो बिल्कुल दाएं बाएं नहीं होगा। तो प्रेसिजन के लिए हम तकनीक का इस्तेमाल करते जाए। सर, जैसा आपने अभी हम सभी को इसकी एक सरल परिभाषा दी कि किस तरीके से साइंस हमारी ज़िंदगी को आसान बना रहा है और आगे आने वाले समय में किस प्रकार ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हम सबके लिए बन सकता है। सर, अब मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जो भी छात्र हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं या फिर इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो साइंस किस तरीके से उनको मानसिक रूप से सक्षम बनाने में सहायक साबित हो सकती देखिए, साइंस सीखने के लिए सिर्फ दो चीजें आपको जरूरत है। एक है जिज्ञासा, जिसको हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी, और दूसरा है एक कलात्मक सोच, जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिविटी। तो अगर जिज्ञासा और कलात्मक ऊर्जा का संगम अगर हो जाए तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अब क्यूरियोसिटी क्या होता है, हमें ये बार बार परेशान करता है कि ये चीज क्यों हो रही है और कैसे हम उसको आगे कर सकते। क्रिएटिविटी हमें ये बताती है कि कैसे हम उसके पार पा सकते हैं। मैं एक बहुत ही आसान सा उदाहरण दूंगा। आप सभी श्रोताओं को मैं याद दिलाना चाहूंगा वो दिन जब वो स्कूल में तीसरे दिन या चौथे दिन होमवर्क करके नहीं ले गए थे तो एक नया बहाना बनाया था। वो क्रिएटिविटी है। जी। जब पहली बार साइकिल मिली थी, अपनी माँ को कुछ कुछ बोलकर हम बाहर जाते थे साइकिल को, वो हमारी ओरिजिनल क्रिएटिविटी है। तो ऐसे ही आज क्या हो रहा है, साइंस से हमें नई नई जानकारी मिल रही है और क्रिएटिविटी की वजह से हम नए एप्लीकेशन बना रहे हैं जिससे हमें रास्ता सुगम करने में आसानी होती सर, जैसा अभी आपने हम सबको बता ही दिया है कि टेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है, किस प्रकार से हमारी लाइफ में वो एनहांसमेंट ला सकती है। तो सर, अब मैं ये भी चाहूँगा कि आप हमारे लिसनर्स को ये भी ज़रूर बताएं कि साइंस और टेक्नोलॉजी में वह अपना करियर किस तरीके से बना सकते हैं और ऐसा करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा उन्हें प्राप्त करनी चाहिए। है। साइंस, इसको दो हिस्सों में हम विभाग कर सकते हैं। एक तो होता है बेसिक साइंस, जिसमें हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसकी श्रेणी में हम कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी वगैरह वगैरह। और दूसरी होती है तकनीकी शिक्षा, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन एटसेट्रा। तो जो पहला क्षेत्र है उसमें कम से कम हमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए और जो तकनीकी क्षेत्र है उसमें कम से कम बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद तरह तरह के प्रोफेशन हमें मिलते हैं। ऑफ कोर्स जो एक आम धारणा है कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो या तो किसी शोध संस्थान में काम कर सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं या किसी विश्वविद्यालय में, लेकिन क्षेत्र काफी बढ़ गया है। अब सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि जितने हमारे प्रोफेशनल साइंटिस्ट हैं वो स्टार्टअप की ओर जाएं, वो कंपनी में जाकर एक्सपीरियंस गेन करें, वो प्रोडक्ट को बनाने में, नए प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करें, उनकी गुणवत्ता को ठीक करें। कई विद्यार्थी जिनको लिखने पढ़ने का शौक होता है वो एडिटर बने और कई संभावनाएं इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं। तो आजकल एक और चीज हो गई है। पहले क्या होता था कि हम सब्जेक्ट वर्टिकल ग्रोथ करते थे। जैसे मान लीजिए किसी ने फिजिक्स पढ़ा है वो सारी जिंदगी फिजिक्स पढ़ता रहेगा, किसी ने केमिस्ट्री पढ़ा है वो केमिस्ट्री पढ़ता रहेगा। आजकल इंटरडिसिप्लिनरी सोच हो गई है, तो लोग एक स्टेज के बाद अपना आगे की पढ़ाई है वो थोड़ा चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने MBBS किया, MBBS करने के बाद M.Tech किया, तो वो मेडिसिन में, इंजीनियरिंग जो आज हम बहुत देख रहे हैं कि एक नया उभरता हुआ फील्ड है कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन इन मेडिसिन, वो बढ़ता जा रहा है। हमारे पास सब ऑप्शन मौजूद हैं। हम अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र का कोलैबोरेशन करके
उसमें तो सर जैसा हमारे लिसनर्स को ये चीज़ बताई है कि किस तरीके से वह इंजीनियरिंग एमबीबीएस या और भी कई फील्ड्स में जाकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि भारत में ऐसे कौन से शैक्षिक संस्थान हैं जहाँ पर इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह जा सकते हैं और ऐसा क्या क्या नया है जो छात्र को वहाँ जाकर मिलेगा। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आजकल बहुत सारे पैमाने हुए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सभी क्षेत्रों में, हमारे उत्तराखंड में भी बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं और हर एक का अपना अपना एक स्पेशलिटी है जिसमें उनको काफ़ी बढ़त है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास कई तरह की रेटिंग होती है। एक होती है NIRF जो 1 2 3 करके हमें बताती है, और दूसरी होती है नाक। नाक जो है हमें बताती है A+, A, B+, B। तो हमें उस तरह के अच्छे संस्थानों में जाने की कोशिश करनी चाहिए। उत्तराखंड में IIT रुड़की को छोड़कर कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जो NIRF रैंकिंग में पहले 200 में आता हो। अब हमें कोशिश ये करनी है कि क्योंकि जितना हम अच्छे संस्थान में जाएंगे उसकी प्रवेश प्रक्रिया उतनी ही जटिल है, तो कई सारे छात्र जेईई एडवांस क्लियर नहीं कर पाते। तो जितने अच्छे NIRF रैंक्ड इंस्टीट्यूशन हैं वो मोस्टली जेईई के थ्रू एडमिशन लेते हैं। जो एडवांस नहीं कर पाते, मेन कर पाते हैं, उनको अपने क्षेत्र में ये देखना चाहिए कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो NIRF और नाक दोनों की ग्रेडिंग में आते हैं। कहाँ आते हैं उससे उतना मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो उस श्रेणी में आते हैं तो भी वे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं और वो आपको अच्छा बताएंगे। सर अगर कोई छात्र इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहे तो किस प्रकार का माइंडसेट उसका होना चाहिए जब वो अपने कॉलेज के लिए जाए या जब वो अपना माइंड बनाए कि हाँ मैं इस फील्ड को चुनना चाहता हूँ अपने करियर के रूप में। देखिए, मतलब एक शब्द है, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं पैशन और हिंदी में मैं बोलूँगा पागलपन या क्रेजीनेस। अगर आपके पास क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी के अलावा किसी खास चीज़ के लिए पैशन भी है, ललक है कि मैं इसमें कुछ करना चाहता हूँ, तो आपको टेक्स्ट बुक के आगे पढ़ना है। क्योंकि होता क्या है, यूनिवर्सिटी में जो डिग्री मिलेगी वो खाली एक सिलेबस के बेस पे आधारित होगी, उसी का एग्जाम होगा। लेकिन जो आपका शौक है, जिसको आप ज़्यादा समझना चाहते हैं, उस क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने आप नए प्रश्न करने का मौका मिलेगा। और विज्ञान की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए एक सुंदर प्रश्न बनाना और उसको आगे बढ़ाना वो बहुत जरूरी है। तो आप अपने पैशन को, अपने शौक को पूरा भी कर सकते हैं और उस पर नया काम करके संसार को दे भी सकते। तो सर आपने लगभग सारे प्रकार की जानकारी हम तक पहुंचा दी है कि किस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई भी छात्र आ सकता है, किस तरीके से उसे एक शैक्षिक संस्थान को चुनना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, साथ ही किस प्रकार से उसके अंदर एक पैशन होना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए। सर जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि अब एक ग्लोबलाइजेशन का युग आ चुका है जहां पर दुनिया सभी के लिए खुल चुकी है और सभी को इस प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिभा को रखने का मौका मिल रहा है। ऐसे में साइंस के फील्ड में छात्रों के पास या फिर जो भी रिसर्चर्स हैं उनके लिए क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारे आगे आ रही हैं। देखिए, मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा कि एक हमारा बेसिक मानना है कि जो जानकारी है, जो साइंस है, वो सभी के लिए है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी हम बनाते हैं वो मार्केट ड्रिवन होती है। तो उस पे IPR होता है और कई टेक्नोलॉजी कई देशों के पास नहीं होती। जैसे भारत आजकल स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा हुआ है। हम सारी दुनिया के सैटेलाइट, अमेरिका के भी सैटेलाइट, फ्रांस के भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो एक नई पहल को कॉमर्शियल लेवल पर सक्सेस बनाना, वो भी आज की तारीख में है। तो जब हम दुनिया को देखते हैं तो दुनिया, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने कई हिस्सों में बांटी हुई है, इकोनॉमिकली दृष्टि से देखें तो डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो हमारे पास डेवलप कंट्री से काफ़ी कुछ सीखने को है। वो उनकी साइंस हमारे स्तर की है या हमारे से आगे है कुछ क्षेत्रों, जबकि डेवलपिंग कंट्री और लीस्ट डेवलपिंग कंट्री के लिए हमारे पास देने को बहुत कुछ है। तो हम जब उनको अपनी साइंस देते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी देते हैं, तो अपने व्यापार के दरवाजे भी खोल देते हैं, क्योंकि हमारी कंपनियां उनके यहाँ मार्केट भी कर सकती हैं। और जब हम डेवलप कंट्री से बात करते हैं तो हमारे छात्र, हमारे अध्यापक, हमारे फैकल्टी, वो वहाँ जाके भी सीखती है और हम उनके यहाँ भी। तो हम उनके साथ बराबरी का समझौता करते हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट का, और उसमें दोनों ही देशों को फ़ायदा होता है। हम बड़े बड़े चैलेंज लेते हैं, जैसे अभी हाल ही में कोविड था। कोविड वैक्सीन बनाने के लिए हमने वैज्ञानिक सहयोग किया। जब कोविड वैक्सीन बना ली तो हमने गरीब देशों को बांटने का भी अपना
दायित्व संभाला। तो जहाँ जहाँ वैक्सीन नहीं पहुँच पाई थी वहाँ भारत ने दिया। तो अगर आप देखें इस पूरे सेगमेंट को, तो वैक्सीन बनाने के लिए हमने डेवलप कंट्री के साथ कोऑपरेशन किया, वैक्सीन को बाहर बेचने के लिए हमने सारी दुनिया के साथ। इसी तरह हमारे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, हमारे फैकल्टी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी फेलोशिप हैं, जिसके थ्रू भारत सरकार और स्टूडेंट्स अपने आप भी कई देशों में जा सकते। तो सर, अब कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाते हुए मैं आपसे ही चाहूँगा कि आप हमारे सभी लिसनर से जो रेडियो के माध्यम से हमसे जुड़े हैं और आपको सुन रहे हैं, आप उन तक अपना कोई संदेश पहुँचाएं। देखिए मित्रों, विज्ञान का सीधा सा मतलब है किसी भी चीज़ को लॉजिकली एक्सप्लेन करना, और टेक्नोलॉजी का मतलब है उस नॉलेज को किसी यूजफुल चीज़ के लिए अप्लाई करना। अगर हम अपनी क्रिएटिविटी से, अपने पैशन से एक नया सॉल्यूशन, भारत में बहुत समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारी खेती की ज़मीन कम हो रही है, हमारे पास ऊर्जा पर्याप्त नहीं है, हमारे पास अच्छा पर्यावरण नहीं है, हमारे पास पानी कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है, कई सारी समस्याएं हैं। और नई नई टेक्नोलॉजी का समावेश भी हमारे यहाँ हो रहा है। अगर हम बात करें तो हम ग्रीन बिल्डिंग की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं। तो हमें अब ये करना है कि जो नई टेक्नोलॉजी हमें मिल रही है उसका उपयोग करते हुए अपने बेसिक चैलेंजेस को करना है। बेसिक चैलेंजेस तो हैं ही, साथ में हमारे अपने स्थानीय चैलेंजेस भी हैं जिसको कोई और दूसरा नहीं करेगा, हमें खुद ही करना है। तो हमें ये देखना है कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से कैसे उन सॉल्यूशंस को कम कर सकते हैं और देश को आगे ले जा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना ये संदेश हमारे सभी लिसनर्स तक पहुंचाया और आज के इस टॉपिक के बारे में हमारे सभी लिसनर्स तक ये जानकारी पहुंचाई। थैंक यू, नमस्कार।